जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं लेकर के आया हूं केवीएस ईवीएस की मैराथन क्लास, जिसमें आज लगभग हम 100 प्रश्नों की क्वेश्चंस की सीरीज लाए हैं। और इससे ये जो क्वेश्चंस हैं पूरे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आपके डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इससे ज़रूर आपके एग्जाम में आएंगे और एक अच्छा खासा आपका एक रिवीजन हो जाएगा। और नए कॉन्सेप्ट बहुत सारे प्रश्न आपको कुछ ऐसे होंगे जो नए सीखने को मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी इमारतों को सार्वजनिक भवन नहीं माना जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग आर नॉट कंसीडर्ड एज पब्लिक बिल्डिंग। तो कौन सी बिल्डिंग क्वेश्चन में पब्लिक बिल्डिंग नहीं है। ऑप्शन है आपके नगर पालिका, चिकित्सालय, पुस्तकालय या फिर विद्यालय। म्यूनिसिपैलिटी, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी या फिर स्कूल। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है स्कूल, क्योंकि स्कूल को जो है एक पब्लिक बिल्डिंग या सार्वजनिक भवन नहीं माना जाता है। अब देख लेते हैं नगर पालिका, चिकित्सालय और इस हॉस्पिटल को हम क्यों मानते हैं पब्लिक बिल्डिंग। क्योंकि पब्लिक बिल्डिंग रहती हैं वो आम नागरिकों को, आम जनता को सेवाएं प्रदान करने के लिए, सर्विस देने के लिए बनाई जाती हैं। जैसे नगर पालिका होती है उस क्षेत्र के लोगों को सेवा देती है, हॉस्पिटल होता है आम नागरिकों को सर्विस प्रोवाइड कराता है, लाइब्रेरी होती है, पब्लिक लाइब्रेरी होती है, उस क्षेत्र का कोई भी आदमी उसमें जा कर के आप बुक्स पढ़ सकते हैं, तो वो पब्लिक लाइब्रेरी हो गई। लेकिन जो विद्यालय होता है, आपको होता है विद्यालय दो टाइप के होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं और गवर्नमेंट स्कूल भी होते हैं। और विद्यालय में ज़्यादातर जो आना जाना होता है, ज़्यादातर संपर्क रहता है वो स्टूडेंट्स का और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का, उन्हें ही अनुमति होती है सेवाओं को लेने की, आम आदमियों की पहुंच नहीं रहती है। इसलिए विद्यालय को जो है सार्वजनिक भवन नहीं माना जाता है। और आप इस वीडियो को ध्यान से ही देखिएगा क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे आपको डिटेल में क्वेश्चंस आपके प्रोवाइड कराऊंगा और आपके काफ़ी सारे डाउट्स इससे क्लियर होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से विषम का चयन कीजिए। चूज द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट और शतरंज। तो उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा, इसका जो सही उत्तर है वो है शतरंज। क्योंकि शतरंज जो है घर में बैठ कर के खेला जाता है, इंडोर गेम है, और बाकी जो होते हैं उन्हें ग्राउंड में खेला जाता है, बाहरी गेम है, इसलिए ये आउटडोर गेम है। इसलिए शतरंज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमन और अदिति शादीशुदा हैं और अपने 3 बच्चों के साथ अपने माता पिता के साथ रहते हैं। यह किस प्रकार का परिवार है। अमन अदिति मैरिड हैं और अपने पेरेंट्स और बच्चों के साथ रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली है, कम्युनल फैमिली है, जॉइंट फैमिली है या नन ऑफ दीज है। तो ये जो है ये संयुक्त परिवार है। अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी संयुक्त और एकल परिवार में डिफरेंस क्या होता है। जहाँ पर एक मैरिड कपल हो और उसमें बच्चे भी हो सकते हैं, उनके जो होते हैं चाइल्ड हो सकते हैं उनके, तो ये क्या कहलाता है, एकल परिवार। और एक से ज़्यादा यदि मैरिड कपल्स हैं, एक से ज़्यादा है, 2 हैं या उनके बच्चे हैं, तो वो जॉइंट फैमिली मानी जाती है। आपको ये ट्रिक याद रखनी है, इससे आपको तुरंत पता चल जाएगा यदि कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आकाश अपने पारिवारिक व्यवसाय में शामिल नहीं होना चाहता है, लेकिन शहर में जाकर एक कॉलेज में पढ़ना चाहता है और नौकरी करना चाहता है। उसके चाचा परिवार के मुखिया हैं, ऐसा करने से मना करते हैं, तो आकाश को क्या करना चाहिए। तो आकाश है वो फैमिली बिजनेस नहीं ज्वाइन करना चाहता, उनका जॉइंट फैमिली बिजनेस है और वो चाचा उसके घर के मुखिया हैं, तो उसे क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन है आपके कि वह चाचा की बात सुने, घर को छोड़ दे, सपनों का अनुसरण करे, चाचा से लड़ाई करे, या फिर अपने चाचा को अपने विचार समझाए और अपने सपनों का अनुसरण करे। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर कि मेक हिम अंकल अंडरस्टैंड हिज व्यू देन फॉलो हिज ड्रीम। तो पहला तरीका यही होना चाहिए कि अपने चाचा को जो है अपना समझाना चाहिए, अपने विचार, अपने व्यू रखने चाहिए और अपने ड्रीम्स को भी पूरा करें, क्योंकि दोनों ही ज़रूरी हैं, आपके घर के रिलेशंस भी और आपके ड्रीम भी। एंड इसमें एक और टॉपिक आ सकता है, लेकिन वो नहीं आएगा आपके एग्जाम में, कि यदि फिर भी आपके चाचा नहीं मानते हैं उनके आकाश के, तो उसे क्या करना चाहिए। तो मेरे विचार से उसे यही करना चाहिए, उसे अपने ड्रीम्स को ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कम से कम उसे लाइफ में ये नहीं होगा कि उसने अपने कैरियर को फॉलो नहीं किया घर की समस्याओं की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंकल भी उसका बुरा नहीं चाहेंगे एज अ फैमिली मेम्बर। आगे बढ़ते हैं। 3 साल पहले जब दीपाली का भाई पैदा हुआ
तो उसे अपने छोटे भाई की देखभाल करने के लिए स्कूल से बाहर निकलने और घर पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो महिलाओं की स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए सरकार ने क्या योजनाएं शुरू की हैं? तो ये क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है कि दीपाली जो है वो घर से काम करती है घर के, क्योंकि उसका भाई भी है छोटा, इसलिए वो स्कूल छोड़ देती है। तो सरकार की कौन सी योजनाएं हैं? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, सर्व शिक्षा अभियान। तो ये सारी योजनाएं किसकी हैं? सरकार की हैं। और क्यों है? स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए। अब इनके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बता दूं। आपको बता दूं, ये जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना, ये 2015 में पीएम श्री नरेंद्र मोदी की योजना है। ये भी सुकन्या समृद्धि योजना 2015 की योजना है। सुकन्या समृद्धि और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अभियान भी है, जिसमें बच्चों को बालिकाओं को स्पेशली स्कूल में इनरोलमेंट दिलाने के लिए, बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान लाया गया था। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाई गई थी। और ये क्यों थी? ये है बालिकाओं की जो है शिक्षा में आर्थिक मदद, इकोनॉमिकली सपोर्ट देना और उनकी जो विवाह में भी सपोर्ट देना, इसका उद्देश्य था। सर्व शिक्षा अभियान आपने पढ़ा होगा, यह 2001 के द्वारा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लाया गया है और इसमें सभी बच्चों का एनरोलमेंट स्कूलों में होना चाहिए, ये सर्व शिक्षा अभियान में कहा गया है। तो उपरोक्त सभी ये सारी योजनाएं जो हैं स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए सरकार ने शुरू की गई हैं। ऑल ऑफ देम इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, रेशम उत्पादन किसके उत्पादन से संबंधित है? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि रेशम का उत्पादन रेशम के उत्पादन से है। ओके, अगला देखते हैं, मलयालम में चित्तपन कुंजमा का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, जो प्राइमरी जो क्लास में पढ़ाई जाती है उसमें ये दिया हुआ था। क्योंकि आपका एग्जाम भी ऑल इंडिया एग्जाम है, इसलिए ये भी जरूरी है। और निश्चित ही आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो साउथ इंडिया के स्टेटों से होंगे, नॉर्थ ईस्ट से होंगे, स्टेट को लेकर के। तो यहाँ पर मलयालम में चित्तपन और कुंजमा कहा जाता है चाचा और चाची को। तो चाचा यहाँ पर पिता के छोटे भाई और उनकी पत्नी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। फादर्स यंगर ब्रदर एंड हिज वाइफ। तो ये है चित्तपन जो हमारे चाचा कहलाएंगे, कुंजमा हो गई उनकी वाइफ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक वंश वृक्ष क्या दर्शाता है? वंश वृक्ष आप समझते होंगे, आपने भी जरूर बनाया होगा, स्कूल में हम बनवाते हैं कि वंश वृक्ष में परिवारों के मुखिया रहते हैं से ऊपर, फिर उनके नीचे उनकी अगली संतान आती है और उसके नीचे अगली पीढ़ी आती है। तो वो क्या दर्शाता है? एक परिवार के सदस्यों को दर्शाता है। फैमिली ट्री जो होता है एक परिवार के फैमिली मेंबर्स को दर्शाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ई क्या बनाता है? ये भी सिंपल क्वेश्चन है। बढ़ई जो है फर्नीचर बनाता है, मटका जूते या कपड़ा तो फर्नीचर बनाता है, मटका कुम्हार बनाता है, जूते जो है एक मोची बनाता है और कपड़े टेलर बनाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी विशेषता हमारे परिवार के सदस्यों से विरासत में नहीं मिल सकती? विरासत में मिलने का मतलब है अनुवांशिकता, हेरिडिटी जो कहलाती है। तो जो अनुवांशिकता का कौन सा लक्षण नहीं है? हमारे बाल जिस तरह के होते हैं, टाइप ऑफ हेयर भी है, जिस तरह हम छींकते हैं और जिस तरह हम चलते हैं, या पोलियो। तो यहाँ पर पोलियो जो रोग है ये जो है एक संक्रामक रोग है, इन्फेक्टेड रोग है, और जो कि क्या होता है एक से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। ये कोई अनुवांशिक रोग या हेरिडिटी वाला चीज़ नहीं है कि एक वंश से अगली पीढ़ी जनरेशन तक जाए। जबकि बालों का होना, किस तरह से हम छींकते हैं, किस तरह हम चलते हैं, ये जो है अनुवांशिकता से मिलता है। तो इसमें जो है पोलियो जैसे रोग, ये जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अंडा देने वाला स्तनपायी है? तो अंडा देने वाला कौन सा है? नेवला है, प्लेटिपस है, वेल है, मोल है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है प्लेटिपस। आपको बता दूं, प्लेटिपस जो होता है ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये जो है ये पाए जाते हैं। बाकी जो नेवला, वेल और मोल है ये कैसे हैं? ये बच्चे देने वाले हैं, एग लाइंग नहीं है। तो प्लेटिपस इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कौन सा तने का प्राथमिक कार्य नहीं है? जो स्टेम होता है ट्री का, उसका प्राइमरी फंक्शन कौन सा नहीं है? जल का संवहन करता है, प्रकाश संश्लेषण, शाखाओं का निर्माण और पुष्प और फल धारण करता है। तो प्रकाश संश्लेषण इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस
तने का, स्टेम का प्राइमरी कार्य नहीं है, ये जो है पत्तियों का कार्य होता है। आपने प्रकाश संश्लेषण को बहुत अच्छे से पढ़ा है, यदि नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इसे पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनने की हमेशा संभावना रहती है। तो आगे प्रकाश संश्लेषण में बता दूं, प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे जो करते हैं, और हरे जो ग्रीन क्लोरोफिल रहता है उसकी उपस्थिति में ही होता है ये, क्योंकि कई बार तने जो होता है, तना भी प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, लेकिन जब वो हरा होता है। पत्तियां भी, हरी पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण में भाग देती हैं। जल का संवहन आपको पता होगा, इसमें टिश्यू भी दो पाए जाते हैं, आपको पता होगा, एक फ्लोएम, एक जाइलम। एक फ्लोएम होता है जो कि खाने का संवहन करता है, और एक जाइलम रहता है, वो किसका करता है, जल का या वाटर का संवहन करता है। आगे देखते हैं, हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हाथी बहुत आराम नहीं करते, वो केवल 2-3 घंटे सोते हैं, ये ठीक है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों टहनियों को खा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। मैक्सिमम 100 किलो खा सकता है, आपको ये याद रखना है। कीचड़ और पानी में खेलना पसंद होता है, सी नंबर, तो सी सही है। हाथी झुंड में चलता है और सबसे बड़ा मादा हाथी सब कुछ तय करती है, तो जो फीमेल रहती है एलिफेंट वही डिसाइड करती है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर A C D हो जाएगा, ACD, ये CDA, ये जो 3 नंबर का ऑप्शन है आपका, ये करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस जीव को किसान मित्र कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कई बार आपने पढ़ा होगा। तो केचुआ या फिर जो अर्थवॉर्म रहता है उसको किसान मित्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो मिट्टियों को उपजाऊ बनाता है, सरल जो चीज़ों में तोड़ देता है मिट्टी को और उपजाऊ हो जाती है भूमि जो होती है, इसीलिए इसको किसान मित्र कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक चींटी जमीन के साथ साथ जा रही थी, उसने देखा दूसरी तरफ से चींटियों का एक समूह आ रहा है। पहली चींटी ने पहचान लिया कि यह समूह उसका नहीं है, वह आप वापस अपने बिल में चली जाती है। तो चींटी को कैसे पता कि अन्य चींटी के समूह में नहीं है वो, क्योंकि द फर्स्ट आंट रिकॉग्नाइज दैट द ग्रुप वॉज नॉट हिज एंड ही केम बैक टू इट्स होल। हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट वॉज वर नॉट फ्रॉम दिस इट्स ग्रुप। तो कैसे उसे पता चल गया कि ग्रुप से नहीं है, उसके रंग रूप से, उसकी आवाज़ के माध्यम से, उसके चलने के पैटर्न के माध्यम से और गंध से। तो आपको पता होगा एक जो चींटियां होती हैं वो एक विशेष प्रकार की स्मेल छोड़ती हैं जब वो ग्रुप में चलती हैं, जिसको फेरोमोन कहा जाता है। आप ये भी याद कर रख सकते हैं, फेरोमोन, वो पदार्थ को क्या बोलते हैं, केमिकल को फेरोमोन बोलते हैं। और जो उसके थ्रू वो अपने ग्रुप पर चलती हैं और वो पहचान लेती हैं कि वो किस समूह में चल रही हैं, अपने समूह को वो आइडेंटिफाई कर लेती हैं। इसी के साथ बता दूं, चींटी का जो होता है रासायनिक नेम फॉर्मिका होता है, उसी से ये फोरेमोन बनता है। और चींटी के काटने से कौन सा वो एसिड डालती हैं, फॉर्मिक एसिड। आगे देखते हैं, पर्णहरित या क्लोरोफिल में उपस्थित धातु है। द मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल कौन सी धातु होती है, तो मैग्नीशियम धातु होती है क्लोरोफिल में, जिसके कारण क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का। आपको पता होगा ये जो आपका ब्लड होता है, ब्लड का जो कलर रेड क्यों होता है, वो होता है उसमें कौन सा रहता है, आयरन। ब्लड में कौन सा धातु पाया जाता है, खून में हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में आयरन रहता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रहती है और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है धातु, जिसके कारण हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का रंग जो होता है रेड होता है। आगे बढ़ते हैं, खिजड़ी का पेड़ निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख रूप से पाया जाता है। अब आपको बता दूं, ये भी एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। खिजड़ी एक पेड़ होता है जो ज़्यादातर राजस्थान में पाया जाता है। इसकी बात करें हिस्ट्री की, तो खिजड़ी जो है यहाँ पर एक जोधपुर में जिले का एक गांव है खिजड़ी नामक, वहाँ पर ये बहुत सारे पेड़ पाए जाते थे, इसलिए उस गांव का भी नाम खिजड़ी हो गया था। खिजड़ी क्यों इतना फेमस है, क्योंकि यहाँ के लोग हैं ये ऐसा पेड़ है जो जल की कमी, जहाँ पर जल की कमी रहती है वहाँ भी ये उग सकता है। इसमें जो फल होते हैं, लोग फल भी खाते हैं पका करके। इसकी जो छाल रहती है उससे औषधियाँ या मेडिसिन्स भी बनाई जाती हैं। और क्या होता है, और इसमें इसकी जो लकड़ी होती है उसमें कभी इंसेक्ट या कीड़े नहीं लगते हैं। तो इतनी सारी विशेषताएं रहती हैं खिजड़ी पेड़ की, जो कहाँ पाया जाता है, आपकी राजस्थान में पाया जाता है। आगे देखते हैं, पक्षियों में थोड़ी घुमावदार नुकीली चोंच उनकी मदद करती है। अ स्लाइटली कर्व्ड
पॉइंटेड बीक इन बर्ड्स हेल्प देम, किस में हेल्प करती हैं? यदि घुमावदार उसकी चोंच है, कई पक्षियों की आपने इस तरह की चोंच देखी होगी, है ना, तो किस में हेल्प करती हैं वो? तो ये जो है फूलों से रस चूसने के लिए ये हेल्प करती हैं पक्षियों की। बाकी देख लेते हैं। आपको पता होगा अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र ज्योग्राफिकल एरिया में जो बर्ड्स रहती हैं उनकी चोंच, शरीर और पैरों के जो साइज होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे बात करें यहाँ पर मांस फाड़ने और खाने के लिए, तो ये जो है उनकी चोंच कैसी रहती है? उभरी हुई रहती है, उभरी हुई छेनी के जैसे एकदम रहती है, बहुत ज़्यादा नुकीली, तो ये मांस फाड़ने खाने काम आती है। लकड़ी के पेड़ और तने में छेद करने के लिए, तो उनकी चोंच जो है पतली और नुकीली होती है, तो वो इसमें लकड़ी और पेड़ के तने में छेद करने के काम आती है। बीज को तोड़ने और कुचलने के लिए, तो उनकी चोंच कैसी? छोटी रहती है, तो छोटी चोंच रहती है, तो वो क्या करती हैं? बीज को तोड़ने और कुचलने के काम में आती हैं। तो इस तरह से उनकी जो बीक होती है उसके टाइप्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे की ओर घुमा सकता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपकी सीटेट एग्जाम में भी पूछा गया है और केवीएस एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैना, उल्लू, कौवा और कोयल, तो कौन है जो अपनी नेक को बैकवर्ड की तरफ टू अ लार्ज एक्सटेंड कर सकता है? तो आपको पता होगा इसका सही आंसर है वो है आउल है। आउल के बारे में बता दूं कि ये कितना 270 360 होता है घूमना पूरा, तो 270 डिग्री तक अपना सर पीछे घुमा सकता है। ये एक मांसाहारी होता है और ये रात, आपको पता ही होगा कि रात में जागता है और दिन में सोता है। आगे देखते हैं। वन हमारे सामूहिक बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन जो है एक हमारा सामूहिक बैंक, आपको पता है कहलाता है, कलेक्टिव बैंक कहलाता है। वन नहीं होंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, सही बात है। वन हमें लकड़ी, पत्ते जैसे विभिन्न संसाधन प्रदान करते हैं। वन काटने से विभिन्न प्रदूषण होते हैं, तो ए बी सही, सी सही हो गए। वन में रहने वाले लोगों पर जंगल पर कोई अधिकार नहीं होता, तो ये इसका गलत हो जाएगा कि वन में रहने वाले लोगों का जंगल पर अधिकार होता है। तो ऑप्शन ए, बी और सी, इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। सेम आपका इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो वी विल नॉट रिमेन, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस वेरियस रिसोर्सेस लाइक वुड एंड लीव्स, कटिंग डाउन द फॉरेस्ट कॉजेज द वेरियस पॉल्यूशन, ये ठीक है। और चौथा जो है 4th नंबर ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। आपने झूम कृषि या झूम खेती के बारे में पढ़ा होगा, झूम फार्मिंग, ये क्या कहलाती है? जैविक कृषि, जैविक कृषि नहीं है, कीटनाशक का नहीं है, रासायनिक खाद का नहीं है, स्लैश एवं बर्न फार्मिंग भी इसको बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। आपको पता होगा झूम खेती क्या कहलाती है? ज़्यादातर ये नॉर्थ ईस्ट असम मेघालय वाले इलाकों में ज़्यादा फेमस होती है अपने इंडिया की। और इसमें क्या किया जाता है? बहुत सारे जंगलों की कटाई करके वहाँ पहले जला दिया जाता है, वहाँ पर खेती करी जाती है, उसके बाद उस खेत को छोड़ दिया जाता है, जिससे वापस उसमें फिर से पेड़ उगाते हैं। तो ये कौन सी खेती कहलाती है? स्लैश एवं बर्न खेती है और इसे झूम खेती का नाम दिया जाता है। बढ़ते हैं आज की वीडियो के 22 क्वेश्चन की ओर। खेती में थ्रेशर मशीन का उपयोग कब किया जाता है? अब जो लोग गांव से जुड़े होंगे, थोड़ा खेती से जुड़े होंगे, उन्हें ज़रूर पता होगा कि थ्रेशिंग मशीन जब होता है तो कटाई के बाद जब फसल पक जाती है तो उससे बीज अलग करने के लिए आफ्टर हार्वेस्टिंग इसका उपयोग किया जाता है। तो जब फसल रहती है उसको पकी पकाई फसल को थ्रेशिंग मशीन में डाला जाता है, जिससे भूसा उसका अलग हो जाता है और एक साइड पूरा क्या हो जाता है, उसका अनाज जो है अलग हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उसे पैक बंद करने की तिथि दी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है कि सील उसकी तिथि दी जाती है? डेट आपने देखा होगा, एक्सपायरी डेट होती है। क्योंकि एवरी फूड आइटम हैज़ देयर ओन सेल्फ लाइफ, हाँ उसकी सेल्फ लाइफ रहती है। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग फूड आइटम सम प्रिजर्वेटिव आर यूज्ड, बिल्कुल प्रिजर्वेटिव भी यूज़ किया जाता है। कुछ निश्चित समय के बाद इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो खराब कर देंगे। तो आफ्टर सर्टेन पीरियड सम पैथोजेंस जो हैं डेवलप इनटू इट टू स्पॉइल, हम उन भोज्य पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिस पर लिखा हुआ समय समाप्त हो गया है। तो ये जो चारों आपके ऑप्शन है ये सही हो जाएंगे, क्योंकि जो एक्सपायरी डेट दी होती है वो इन चारों रीजंस की वजह से होती है, इसलिए आपका ऑप्शन जो ए बी सी डी चारों आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई हो रही है। आपकी क्लास में भी काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होगा। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिसमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो। कौन सा पोषक तत्व उसको कम दिख रहा है? तो आपको पता होगा विटामिन ए। तो विटामिन ए जो है उसकी कमी से आपको पता है कौन सा रोग होता है? रतौंधी, जिसमें कम दिखाई देता है। और विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो रेटिनॉल होता है। तो इसीलिए उसको विटामिन ए किस में पाया जाता है? ज़्यादातर गाजर में, हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसलिए हमें जब भी आंखों में कमजोरी आती है हमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आपके इसी के साथ मैं बता दूं, आपका जो विटामिन वाला चैप्टर है वो एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यदि आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर इस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपका वहाँ पे एग्ज़ाम पे गलत नहीं हो। आपको हर एक के रासायनिक नाम याद रखने हैं, केमिकल नेम। जैसे विटामिन ए का रेटिनॉल हो जाता है, विटामिन बी का हो जाता है आपका थायमिन, सी का हो जाता है आपका सी का स्कॉर्बिक एसिड हो जाता है, विटामिन डी जो हो जाता है आपका कैल्सीफेरॉल हो जाता है, के हो जाता है फिनोक्विनोन हो जाता है। ऐसे आपको हर एक के रासायनिक नाम, हर एक से होने वाले आपके डिसीजेस आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं और पेपर में कोई गलती आपको नहीं करनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं करंट में तो प्लीज़ आप एक कॉपी रख के सामने रखिए और एटलीस्ट आपका रिवीजन होते जाने से आपको वो टॉपिक आपको नोट करना है जो आपने अभी तक तैयार नहीं किया है। जैसे ये क्वेश्चन आया है विटामिन से और आपने यदि तैयार नहीं किया है तो आपको उसका टॉपिक नोट कर लेना है या आपको अभी विटामिन वाला चैप्टर पढ़ना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। उसके मित्रों ने वहां पर इटालियन चीज पनीर लाने के लिए कहा। तो कौन सी चीज सुरक्षित रखने के लिए भारत लाने के लिए उत्तम है? इटली से वो इंडिया आ रहा है तो उसको किस तरह से पैकिंग करनी चाहिए? कैनिंग या डिहाइड्रेटिंग, सॉल्टिंग या वैक्यूम पैकिंग? तो बिल्कुल वैक्यूम पैकिंग उसे करनी चाहिए। वैक्यूम पैकिंग से चीज़ें काफ़ी टाइम तक सुरक्षित हो जाएंगी, क्योंकि पनीर को आप कैनिंग रखेंगे तो ठंड या गर्मी से वो खराब हो जाएगा। डिहाइड्रेटिंग, सॉल्टिंग से वो सुरक्षित नहीं रहेगा। निर्वात पैकिंग आपको पता है, उसकी जो सील बंद बोतल्स आती हैं, है ना, पैकिंग वाली, उसकी पॉलीथीन आती है, एक मशीन आती है, उससे उसकी एयर जो है बाहर निकाल दी जाती है और पैक कर दिया जाता है। इसे वैक्यूम पैकिंग कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से उस समूह का चयन कीजिए जो भोजन पकाने की जिसमें विधियां शामिल हैं। तो भोजन पकाने में हम क्या यूज़ करते हैं ये आपको पता होगा। ये ऑप्शन नंबर जो 4 है, पकाना, तलना और भूनना। इन सब में क्या किस में यूज़ करते हैं हम? कुकिंग फूड जो है, बेकिंग, फ्राइंग और रोस्टिंग, ये यूज़ होता है मेथड किसमें? कुकिंग में। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन है कि पाश्चुरीकरण की दक्षता का पता लगाने के लिए सूचकांक जीव क्या है? इंडेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू फाइंड एफिशिएंसी ऑफ पाश्चुराइजेशन। आपको इसका जो सही उत्तर है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेसिस। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेसिस है, ये क्या करता है? पाश्चुरीकरण, यदि आपको पता हो, वो क्या होता है कि जब डिसइंफेक्टेड किया जाता है कोई चीज़ को, गर्म करके अचानक से ठंडा किया जाता है, उससे बैक्टीरिया उसके जो रहते हैं मर जाते हैं। उसके लिए उसे कहा जाता है पाश्चुरीकरण। और पाश्चुरीकरण सही ढंग से हो रहा है तो उसके लिए कौन सा जीव यूज़ किया जाता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेसिस, ये जो है यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिज्म ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैविक खेती जो होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसमें उपज बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का यूज़ किया जाता है। केमिकल फर्टिलाइज़र, तो केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ किया जाता ऑर्गेनिक फार्मिंग में। आपने पढ़ा होगा ज़रूर, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आते हैं जो मार्केट में। उपज बढ़ाने के लिए आनुवांशिक संशोधन, ये भी नहीं है। प्राकृतिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल। जो नेचुरल मैनर्स होता है और पेस्टिसाइड, वो यूज़ किया जाता है किसमें? ऑर्गेनिक फार्मिंग में। जो नेचुरल खाद होती है गोबर की और वर्मी कंपोस्ट वाली, वो यूज़ की जाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2018 में भी इससे एक सवाल आया था जो केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम हुआ था कि रबी की फसल कौन है, जिसमें से ऑप्शन एक काला चना, ये सारे ऑप्शन दिए गए थे। तो ये प्रश्न है कौन सी रबी की फसल है? तो कपास, खाद्यान्न, चावल और चना। तो आप सबको पता होगा कि चना इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आपको क्रॉप्स वाला यदि आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो अपनी नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पे कि आपको ये वाला टॉपिक है कंप्लीट करना है। मैं एक फास्ट में बता दूं कि रबी खरीफ जायद इंडिया में 3 तरह की फसल होती हैं। जो रबी का जो सीज़न होता है, रबी जो गेहूं चने ये फसल जो कहलाती है रबी की फसल कहलाती है। और कब ये बोई जाती है? ये सर्दियों में दिवाली के बाद बोई जाती है और चैत्र महीने में, जो कि मार्च महीना आता है, उसमें ये काटी जाती है। तभी हमारा हिंदी हिंदी कैलेंडर जो है उसमें चैत्र महीने को नया वर्ष माना जाता है, क्योंकि उसी टाइम पे ये गेहूं चने इनकी जो कटाई होती है। और जो खरीफ की फसल होती है उसमें पानी की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए उनको वर्षा ऋतु में लगाया जाता है। तो बरसात में आपको चावल की खेती वर्षा ऋतु के बाद लगाई जाती है ना। तो इसीलिए ये खरीफ की फसल हो जाती है। बढ़ते हैं अगले वीडियो की ओर। न्यूटन का तीसरा गति का नियम क्या है? तो जड़ता का नियम, त्वरण का, ऊर्जा का, या क्रिया प्रतिक्रिया का? तो आपको पता होगा कि तीसरा जो नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का है। आप सोच रहे होंगे कि ईवीएस वाले पोर्शन में साइंस के क्वेश्चंस क्यों आ गए हैं, क्योंकि उस बार भी और संभावना ये भी रहती है कि साइंस के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं ईवीएस वाले पोर्शन में भी। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है न्यूटन का तीसरा नियम। पहला नियम था जो इनर्शिया का था, दूसरा जो है ऊर्जा का नियम भी न्यूटन ने दिया है। लेकिन जो तीसरा नियम है वो है क्रिया प्रतिक्रिया। जैसे बंदूक से निकलने वाली गोली में जब हम चलाते हैं उसमें झटका लगता है। जो रॉकेट होता है, रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो वो इसी सिद्धांत के तरह के लिए लॉन्च किया जाता है रॉकेट को, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया या फिर लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन का सिद्धांत है। जो इग्लू क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बहुत बार इसको पढ़ा होगा सीटेट में। कि इग्लू क्या है? ये है एक गुम्बद के आकार का घर, झोपड़ी, जो बर्फ के ब्लॉकों से बना होता है जिसमें एस्किमो रहते हैं। तो अ डोम शेप्ड हाउस और हट बिल्ट ऑफ ब्लॉक्स ऑफ हार्ड स्नो इन विच द एस्किमो लिव्स। आपको पता है एस्किमो क्या कहलाते हैं? एस्किमो लोग होते हैं जो कहाँ, जो बहुत बर्फीले क्षेत्र में जो इग्लू में रहते हैं, उन्हें एस्किमो कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें है कपोत या डव रहता है। डव आपने पढ़ा होगा, एक बर्ड है, वो अपना घोंसला नेस्ट कहाँ बनाता है? तो इसका सही उत्तर है कैक्टस। तो कैक्टस में जाकर के ये अपना नेस्ट बनाता है, घोंसला बनाता है रहने का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा कीट लकड़ी में एक कॉलोनी बनाता है? लकड़ी में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दीमक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। तो यहाँ पे जो टर्मिट्स है वो क्या करता है, आपको पता है घर में कई बार फर्नीचर में लकड़ी के सामान में दीमक लग जाती है, तो लकड़ी में अपनी कॉलोनी घर बनाता है। मकड़ी का आपका पता होगा 8 पैर होते हैं और ये अकेला अकेला रहता है मकड़ी, और जाल बनाती है अपना। चींटी जो रहती हैं वो हमेशा ग्रुप में चलती हैं और एक फोरमैन टाइप नाम का जो केमिकल है वो छोड़ती हैं, उसकी वजह से ये हमेशा लाइन पे चढ़ती है। मधुमक्खी आपको पता होगा, ये हमेशा अपनी छत्तों पे रहती है, ग्रुप में रहती है, और इनकी वजह से पोलिनाइजेशन जो परागण की प्रक्रिया होती है, पॉलिनेशन कहलाता है फूलों में, उसकी वजह से ये प्रक्रिया होती है मधुमक्खियों की वजह से, परागण जो है कहलाती है। आगे देखते हैं मिट्टी के घर की छत को कीटों से बचाने के लिए किस प्रकार की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? मिट्टी के घर आपने बहुत सारे देखे होंगे, गांव में रहते हैं, और ज़्यादातर वहाँ बनाए जाते हैं मड हाउस, जहाँ पर गर्मी वाले ज़्यादा इलाकों में, ताकि ज़्यादा गर्मियों से हमें बचाते हैं। तो किस प्रकार की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो बबूल की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। बबूल का पेड़ आपने देखा होगा, एकेसिया जो कहलाता है, वो उसमें कांटे रहते हैं, और ये क्यों किया जाता है? कीटों से बचाने के लिए। इससे जो कीट रहते हैं, जर्म्स रहते हैं, वो दूर रहते हैं, इंसेक्ट्स। आगे बढ़ते हैं। बकरवाल लोग उच्च भूमि पर मौसमी घरों में रहते हैं, जहां वे गर्मी के मौसम में अपनी बकरियां चराने के लिए लाते हैं। ये घर किसके बने होते हैं? तो बकरवाल जो है एक प्रजाति है, जम्मू कश्मीर इलाकों में पाई जाती है। पत्थर मिट्टी के घर बनाते हैं जो कि टेम्परेरी रहते हैं, और गर्मियों के समय वो ऊंचाई वाले क्षेत्र जम्मू कश्मीर में चले जाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि गर्मियों में वहाँ की बर्फ़ जब पिघलती है तो वहाँ पर काफ़ी घास के मैदान आ जाते हैं, जो बकरियों के लिए हेल्पफुल रहते हैं उन्हें चराने के लिए। तो मिट्टी और पत्थर के बने रहते हैं उनके घर, बकरवाल जो पीपल्स रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। घर की योजना कौन बनाता है?
हु मेक्स द प्लान ऑफ अ हाउस। तो हाउस प्लान कौन बनाता है? ये बनाता है आर्किटेक्ट बनाता है और वास्तुकार बनाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहते हैं? ये भी एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। आपको इसे जरूर याद रखना है कि इसमें जो रेबो किसको कहा जाता है? जहाँ पे लोग रहते हैं, और लेखा कहा जाता है जो जानवरों के रहने का स्थान। और ये कहाँ कहलाता है? लेह और लद्दाख क्षेत्र में कहलाता है। तो लेह लद्दाख इज द करेक्ट आंसर, रेबो और लेखा। तो एनिमल्स जहाँ पे रहते हैं लेखा कहते हैं, जहाँ पे लोग पीपुल्स रहते हैं वो रेबो कहलाता है लेह लद्दाख क्षेत्र में। वह स्थान जो दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है, लोगों में किसका कारण होगा? तो वो आपको पता होगा, इसको क्या कहते हैं? विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट का कारण है। डिस्प्लेसमेंट का कारण क्या है? कि वह स्थान जो दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोगों में डिस्प्लेसमेंट का कारण होगा। बिल्कुल, जहाँ पे जिस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बाढ़ या फ्लड आती रहती है कंटिन्यू, वहाँ पे लोगों का डिस्प्लेसमेंट होना ही है, वहाँ पे होता रहता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। घरों में उचित संचार या प्रकाश होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? स्वच्छता और स्वास्थ्य स्थिति बनाए रखने के लिए, मेंटेन गुड हाइजीन एंड हेल्दी कंडीशंस, घर को आकर्षक रखने के लिए, अट्रैक्टिव के लिए, घर को गंदा रखने में मदद करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो 1 है, कि हमेशा हेल्प इन मेंटेनिंग गुड हाइजीन एंड हेल्थ कंडीशन। इसलिए घर में क्या होना चाहिए? वेंटिलेशन होना चाहिए और लाइट होनी चाहिए, सनलाइट आनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से परीक्षण कीजिए और बेमेल पहचानिए। बेमेल मतलब जो सबसे अलग है। यहाँ पर मिट्टी का घर राजस्थान में रहता है, गगनचुंबी इमारत जो है बड़े शहर में रहती है, इग्लू झील का नाम है। तो ये इस प्रश्न का गलत है, उत्तर है, और यही हमें पहचानना था कि ऑप्शन बी है कि इसमें से जो अलग कौन सा है वो है इग्लू या लेक। ये बेमेल है, ये जो सही इसकी मैचिंग नहीं है। इग्लू आपको पता होगे घर रहते हैं बर्फ की, कौन सा कॉम्ब टाइप के ये बने रहते हैं इस तरह के। आगे बढ़ते हैं। यह पुणे से कोलकाता तक ट्रेन से 2 दिवसीय यात्रा है। आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं पुणे से कोलकाता। आपको इस यात्रा पर जाना है तो आप अपने साथ कौन सा खाद्य पदार्थ ले जाएंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप 2 दिन की जर्नी पर जा रहे हैं, आप साथ में क्या लेके जाएंगे? ये कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने की ये जरूरत है कि आप कहाँ से जा रहे हैं, पुणे में, और कहाँ कोलकाता से। तो पुणे जो कि महाराष्ट्र में आता है, तो महाराष्ट्र में लोकल में कौन सा फूड फेमस होता है? तो फिश करी टमाटर सूप ये नहीं होता है, ये कोस्टल एरिया में रहता है। समुद्री फल गोवा केरल साइड फेमस है। बिल्कुल, पोहा और चपाती भाजी, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, पोहा एंड चपाती भाजी, क्योंकि महाराष्ट्र का लोकल फूड है ये, इसलिए आप ये ले जाएंगे। करी चावल ये उड़ीसा साइड, झारखंड, उड़ीसा, बिहार में ज़्यादा फेमस रहता है। तो आपको ये फेमस फूड भी आपको याद रखने हैं, अलग अलग स्टेटों में कौन सा फेमस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम डैश का उपयोग करके ध्रुव तारे की दिशा का अनुमान लगा सकते हैं। आपको पोलर स्टार जरूर आपने पढ़ा होगा। पोलर स्टार क्या कहलाता है? नॉर्थ की दिशा में उगता है रात के समय, शाम होते ही। और पुराने लोग जो नाविक रहते थे, जो समुद्र में यात्रा करते थे, इसके द्वारा दिशा पता कर लेते थे। तो सप्त ऋषि जो नक्षत्र तारा है, इसकी सहायता से हम ध्रुव तारे की दिशा का अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि सप्त ऋषि भी नॉर्थ दिशा में जो रहता है वो रहता है 7 तारों का समूह, और उसी से हम इसी के आगे जो रहता है ध्रुव तारा, इसका हम पता लगा सकते हैं। तो आंसर इज द सप्त ऋषि तारा। आगे देखते हैं। लोहे की कील जो है जल में डूब जाती है लेकिन लोहे का जहाज तैरता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बनना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि लोहे की कील लोहे के जहाज से अधिक सघन रहती है। ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे। नेल्स इट डेंसर देन द आयरन शिप। आपको इसमें एक और चीज़, आपको आर्किमिडीज के लॉ आपने पढ़े होंगे, तैरने के नियम जो रहते हैं, क्योंकि लोहे का जहाज पूरा तैरता है और कील डूब जाती है, ये उसके घनत्व पर डिपेंड करता है, डेंसिटी पर। जैसे कागज़ जो है, कागज़ से कोई नाव आप बनाइए और लोहे की कोई कील होगी तो कागज़ की नाव तैरती रहेगी, क्योंकि वाटर से ज़्यादा घनत्व रहता है किसका? लोहे की कील का। आगे बढ़ते हैं।
इनमें से किस विधि के कारण मटर के बीजों का परिवेश में प्रसार होता है? वायु द्वारा, जल द्वारा, फटने के द्वारा, जानवरों के द्वारा? तो इसका जो सही उत्तर है बाई बर्स्टिंग। आपको यदि पता हो कि जब मटर का पौधा बड़ा हो जाता है, ये जंगलों में होने वाले पौधों की बात की है, तो अपने आप फली जो उसकी रहती है उसमें अंदर से क्या है, ड्राइनेस आने लगती है, जिसके कारण वो फट जाती है और बीज इधर उधर बिखर जाते हैं और वही बीज दोबारा से ट्रांसप्लांट होके वो एक बड़े पौधे का निर्माण कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 है फटने के द्वारा। अगला देखते हैं, उच्चतम स्थितिज ऊर्जा किस में पाई जाती है? हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी इज फाउंड इन। अब घटक में, उपभोक्ता में, उत्पादक में, या फिर हानिकारक तो होगा नहीं, ये डेट्रीवोरस है, तो ये है इसका सही उत्तर है उत्पादक में। अब मैं बता दूं क्या स्थितिज ऊर्जा रहती है, किसी में वस्तु में, व्यक्ति में उपस्थित कुल ऊर्जा जो है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। आपने खाद्य फूड चेन पढ़ी होगी, फूड चेन में क्या होता है, जो 10% का आपने रूल पढ़ा होगा कि जो एनर्जी है वो 10% ही दूसरे श्रृंखला तक ट्रांसफ़र होती है और बाकी एनर्जी जो है वातावरण में, सराउंडिंग में चली जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा रहती है वो उत्पादक, जो कि हरे पेड़ पौधे रहते हैं, ग्रीन प्लांट जो हैं वो उत्पादक कहलाते हैं खाद्य श्रृंखला में, और उसमें ही सबसे ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न का अध्ययन कीजिए। कौवे हर तरह की चीज़ों, यहाँ तक कि लकड़ी के टुकड़ों और तारों का इस्तेमाल करके अपना घोंसला बनाते हैं। एक चतुर पक्षी जो घोंसला नहीं बनाता है और वह कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ पालता है, कौन सा पक्षी है? ये आपने बहुत बार क्वेश्चन पढ़ा होगा, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है कि बर्ड का नेम क्या है, वो कहलाती है कोयल। कोयल जो होती है वो कौवे के घोंसले में अंडे देती है, जिनको कौन पालता है? कौवा ही उनको, क्रो ही उसको क्या करता है? पालता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो एक रंगहीन जहरीली गैस जो कोयले की अधूरा दहन के दौरान विकसित होती है, ये आपने जरूर पढ़ा होगा, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। जब हम अभी सर्दियों टाइम पे भी कई बार अंगीठी जलाते हैं और मना किया जाता है कि आप बंद कमरे पे उसे नहीं जलाएं, क्योंकि उससे कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इतनी हानिकारक क्यों है? क्योंकि जलती अंगीठी यदि हम कमरे पे रखते हैं, उसके से हम बेहोश हो जाते हैं उस गैस के थ्रू, क्योंकि हमें कभी पता भी नहीं चलेगा और हमारी डेथ भी हो सकती है उससे। इसीलिए मना किया जाता है कि जलती हुई अंगीठी हमें बंद कमरे पर नहीं रखनी चाहिए। कई बार इससे कई मौतें भी हो चुकी हैं, आपको न्यूज़ में आपने सुना होगा कई बार। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह देखा गया है कि पाचन प्रक्रिया किस प्रकार बाहर की तुलना में आमाशय में बहुत तेजी से होती है। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज फास्टर इनसाइड द स्टोमक देन आउटसाइड। तो अमाशय के अंदर पाचक रस अम्लीय होते हैं और जबकि बाहर क्षारीय होते हैं, तो ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। भोजन की उपस्थिति में अमाशय में पाचक रसों की मात्रा बहुत अधिक होती है, ये भी नहीं है। भोजन में अमाशय का मंथन होता है, यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि भोजन का अमाशय में मंथन होता है और तीव्र किण्वक क्रिया के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। द फूड इज चर्न्ड इन द स्टोमक देयर बाई इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ क्विकर। इस प्रश्न को मैं समझा दूं। प्रश्न में ये था कि कोई जैसे हम खाद्य पदार्थ बाहर रखें और वही उसमें एसिड मिलाएं जो हमारे अमाशय में, स्टोमक में आता है, लेकिन बाहर वो डाइजेशन नहीं होगा, लेकिन हमारे अमाशय में हो जाता है, क्योंकि भोजन का क्या होता है? मंथन होता है और उससे क्या है कि क्रिया जो है, किण्वक क्रिया फास्ट हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन भूकंप का कारण नहीं बनता है? आपने भूकंप के कारण बहुत सारे पढ़े होंगे। तो विवर्तनिकी गति जो है, आपने टेक्टोनिक थ्योरी आपको पता होगा कि जमीन के अंदर बहुत सारी प्लेटें हैं, परतें हैं जो लगातार गति करती रहती हैं, उसे विवर्तनिक गति कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट, मकान का निर्माण और गिरने वाले उल्कापिंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 को मकान का निर्माण जो है भूकंप का कारण नहीं बनता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, जबकि डैम जो होता है, डैम का निर्माण जरूर कारण बनता है भूकंप का, यदि बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं
क्योंकि उससे इससे विवर्तन की गति में अंतर आता है परतों की पृथ्वी की, और वो भूकंप का कारण बनते हैं। बढ़ते हैं आज की वीडियो के अगले प्रश्न की ओर। कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपयोग एवं धारण करने के लिए क्या आवश्यक है? विटामिन ए, सी, डी और के। तो आपको पता होगा विटामिन डी जो है कैल्शियम और फास्फोरस जो है उसके लिए बहुत आवश्यक है, विटामिन डी। और विटामिन डी का आपको रासायनिक नाम भी पता होना चाहिए। आपको पता होगा कि जब हम धूप में बैठते हैं तब भी हमारा शरीर क्या है, विटामिन डी का निर्माण करता है, यदि हम सूर्य की रोशनी पर बैठते हैं। और इसकी कमी से रिकेट से रोग होता है, हड्डियों का मुड़ना या फिर कमजोर होना, विटामिन डी की कमी से। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि कौन से पक्षी जो है पेड़ में तने में गहरा छेद करके अपना घोंसला बनाता है? सनबर्ड, कौवा, बसंत गौरी या बारबेट या भारतीय रॉबिन। सनबर्ड, क्रो, बारबेट या इंडियन रॉबिन। तो इसका सही आंसर है बसंत गौरी, या फिर जिसका नाम बारबेट भी है। वो क्या करता है, पेड़ के तने में जो है गहरा छेद करके अपना घोंसला बनाता है। और ये पक्षी जो है बर्ड कहाँ पाया जाता है? ये जो है साउथ अमेरिका तरफ भी पाया जाता है, अपने सहारा जो कि अफ्रीका का सहारा मरुस्थल है, और दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट एशिया में भी ये पाया जाता है। तो आपको यही याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर सकते हैं कि भारतीय में जो नृत्य है उससे संगीत और नृत्य वाले टॉपिक से संबंधित है ये वाला टॉपिक, और आपको अच्छे से इसको कंप्लीट करना है। तो कौन सा सही युग्म है? इसमें से 3 गलत हैं और 1 सही है, जो कि आपको पहचानना है। तो इसमें क्या है, कर्नाटक में कथक है, असम में बिहू है, उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु में लावनी है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है असम, क्योंकि असम में जो बिहू नृत्य किया जाता है, कौन सा डांस किया जाता है? बिहू। आपको ट्रेडिशनल डांस जरूर आपको याद रखने हैं। अब बात करें यदि कथक की, तो कथक जो है यो कर्नाटक का नहीं है, वो कहाँ का है? यूपी का है, यूपी का आपको याद रखना है। भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम उड़ीसा का नहीं है, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। और जो लावनी है, लावनी जो नृत्य है वह तमिलनाडु का नहीं है, वह कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का। इसी के साथ हम और यदि बात करें तो इसके साथ कथकली जो है केरल का होता है। जैसे आपको कथक और कथकली में कन्फ्यूजन रहता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। कथक जो है वो यूपी का है, और जो कथकली है वो कहाँ का है? केरला का है, केरल का है। इसी के साथ साथ एक आता है कुचिपुड़ी भी आता है, वो कहाँ का होता है? वो आंध्र प्रदेश का है, आपका शास्त्रीय नृत्य जो है। मोहिनी अट्टम आता है, वो कहाँ का है? वो भी कहाँ का है? केरला का है, केरल में फेमस है। इसके साथ साथ एक छऊ है जो कहाँ का है? वो उड़ीसा और झारखंड वाले इलाके का है। और उड़ीसा और झारखंड इलाके में ये वाला जो छऊ नृत्य है वो बहुत फेमस होता है। बढ़ते हैं अगले वीडियो का। तो आप इस टॉपिक को नोट कर लीजिए, जरूर इसकी रिवीजन करेंगे। कुछ क्वेश्चन इसके काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। वनस्पति उद्यान या फिर जैसे बॉटेनिकल गार्डन कहते हैं, वो महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि वो मनोरंजन के लिए सुंदर क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय पौधों को देख सकता है, बाह्य स्थानीय संरक्षण में भूमिका निभाता है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। दे अलाउ एक्स टू कन्वर्जन ऑफ जर्म प्लाज्मा, यही इस प्रश्न का उत्तर है। अब मैं बता दूं यहाँ पे बाह्य स्थानीय संरक्षण और स्वस्थानीय संरक्षण, हिंदी में 2 टर्म काफ़ी फेमस होते हैं। जहाँ पर जीवों को अलग से किसी स्थान पर रखा जाता है गार्डन बना करके, उसे कहा जाता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। और इनमें उन जीवों को रखा जाता है जो ज़्यादातर रेड लिस्ट में रहती हैं, जो लुप्त प्राय जनजाति कहलाती हैं। इसीलिए ये क्या है, वनस्पति उद्यान जो है बाह्य स्थानीय संरक्षण का एग्जाम्पल है। जबकि जो नेशनल पार्क होते हैं, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, वो सारे किसका स्थान एग्जाम्पल है? वो है स्वस्थानीय संरक्षण का, जिसमें जीवों को उनके स्थान पर रखकर ही क्या किया जाता है? सुरक्षित रखा जाता है और उनकी जातियों को बढ़ाया जाता है, जंतुओं की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वन संरक्षण अधिनियम प्रावधानों के तहत गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि में दिक् परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।
यह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो पारित हुआ था उसका इन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने इसका वर्ष पूछा है। तो इसका जो वन संरक्षण एक्ट है वो है 1980 में आया था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। इसी के साथ साथ आपको और याद रख लेना है जो वन्य जीव संरक्षण का भी आता है, वाइल्ड लाइफ जो है कंजर्वेशन एक्ट है, वो 1972 में आया था। और इसी साथ साथ एक जो वाटर पॉल्यूशन को रोकथाम के लिए एक एक्ट आया था जो कि 1974 में आया था। ये आपको याद रख लेना है और एग्जाम में गलती नहीं करनी है। ये 3 एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1972 वाला जो है कि वाइल्ड लाइफ जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है। उसके बाद 1974 का है आपका वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है। 1980 का है फॉरेस्ट कंजर्वेशन से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये खेजड़ी वृक्ष आपने जस्ट अभी ही इसी वीडियो में देखा होगा जो कि राजस्थान का फेमस है। इसके बारे में विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है, सही कौन सा है। रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, ये भी ठीक है। लोग पका करके खाते हैं। बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है, ये गलत है क्योंकि इसमें पानी की बहुत कमी होती है। कम पानी में भी ये ग्रो कर जाते हैं पेड़। छाल का प्रयोग करके औषधि बनाई जाती हैं। तो ए, बी और डी, ए, बी और डी, ये जो 4 नंबर का आपका विकल्प है, ऑप्शन है, ये इसका सही उत्तर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूमध्य सागर की उच्च लवणता जो मेडिटेरियन सी है, आपने देखा होगा कि जो कि अफ्रीका और यूरोप की सीमा बनाता है। आप मैप में भी देखना, आपको दिख जाएगा। तो भूमध्य सागर में जो है बहुत ज़्यादा सैलिनिटी है, बहुत ज़्यादा नमक है पानी में। तो वो क्यों है? उसका कारण है कि उच्च वाष्पीकरण, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की रोशनी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से वेपोरेशन भी, वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है। और आपको पता है जब वाष्पीकरण होता है तो वो खनिज पदार्थों का नहीं होता है, वो उसमें केवल पानी है, उड़ जाता है और खनिज उसी में वापस रह जाते हैं। इसकी वजह से सैलिनिटी जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। निम्न किसानों का एक प्रसिद्ध भोजन ऊंधियू किस स्थान से संबंधित है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्यों है? क्योंकि ये जो है एनसीईआरटी से लिया गया है। ये गुजरात राज्य में ऊंधियू या उल्टा इसको बोलते हैं। इसका दूसरा नाम ऊंधियू का लोकल में उल्टा भी है। ये क्या कहलाता है? ये एक उल्टा बर्तन होता है, अलग टाइप का इसमें बर्तन होता है, उसमें सब्जियों को रख करके पकाया जाता है, उसको पूरा प्रॉपर बंद कर दिया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? ऊंधियू कहते हैं, गुजरात में पाया जाता है। ये भोजन जो है फेमस है। आगे देखते हैं वनोन्मूलन या फॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का सीधा सा मतलब है जहाँ पर पौधों की कमी हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है। तो परिणाम उसका क्या है कि भूमंडलीय ऊष्मीकरण है, मरुस्थलीकरण है, कम वर्षा है। ये चारों इसके सही उत्तर हो जाएंगे कि डिफॉरेस्टेशन यदि हम करेंगे, पेड़ों की कटाई करेंगे, या नेचुरल तरीके से हो या फिर मनुष्य ने खुद करी हो, तो उससे ये तीनों परिणाम क्या है हो जाएंगे। पृथ्वी की दैनिक गति का अनुमान कितना लगाया जा सकता है? जो कि डेली मोशन है पृथ्वी की, वो लगभग 24 घंटे रहती है। बिल्कुल एक्यूरेट माने तो वो 23 घंटे रहता है और 56 मिनट रहता है डेली गति। ईयरली कितना रहता है? ईयरली जो है मोशन है वो 365 डेज का रहता है। और डेली मोशन इसी से ही दिन रात होते हैं, ईयरली से होता है हमारे साल। आगे देखते हैं। पारंपरिक भारतीय परिवार की क्या विशेषता है? जो ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? संयुक्त परिवार प्रणाली, पितृसत्तात्मक, तो ये विशेषता नहीं है पितृसत्तात्मक, क्योंकि मातृसत्तात्मक भी पाए जाते हैं। संस्कारों एवं आदर्शों की प्राथमिकता, ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है कि हमारी जो ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली है उसकी विशेषता है प्रायोरिटीज ऑफ वैल्यूज एंड आइडियल्स, ये उसकी प्रमुख विशेषता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सी खेती निर्यात व्यवसाय के लिए उपयोगी है? तो यूजफुल फॉर एक्सपोर्ट बिजनेस। तो यहाँ पर जो रोपण खेती है, जो कि रोपण खेती प्लांटेशन फार्मिंग, यहाँ पर प्लांट किए जाते हैं अलग अलग पौधों को, जिनको बेचने से अच्छा खासा मुनाफा होता है। जैसे चाहे वो संतरे की, ऑरेंज की खेती हो, चाहे बनाना की है फार्मिंग, और चाहे और भी आप देख सकते हैं चाय, कॉफ़ी, ये सारी जो खेती की जाती है ये प्लांटेशन फार्मिंग है और इनका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है बिजनेस पर्पस से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ग्रीवा संधि क्या कहलाती है? नेक ज्वाइंट। नेक ज्वाइंट में कौन सा ज्वाइंट होता है? ये पाइवोट ज्वाइंट होता है। पाइवोट ज्वाइंट क्या कहलाता है? जो नेक में पाया जाता है, जैसे हम घुमा सकते हैं आगे पीछे जो हम करते हैं गले को, उसमें कौन सा ज्वाइंट है? नेक ज्वाइंट। बात करें यदि कब्जा संधि या फिर हिंग ज्वाइंट की, तो हिंग ज्वाइंट हमारे हाथ की जो कोहनी होती है और पैर की जो नी होती है उसमें पाई जाती है। उसमें हम सिर्फ आगे और पीछे मोशन कर सकते हैं। एक होती है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहलाती है हमारी जो रिस्ट होती है, जिस पे हम घड़ी पहनते हैं, रिस्ट वॉच कहलाती है। तो हमारी जो रिस्ट होती है उस पे जो ज्वाइंट है वो हमारी कौन सी है? ग्लाइडिंग ज्वाइंट है। उसमें 360 पे हम अपना पूरा हाथ मोड़ सकते हैं। इसके बाद एक बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहलाता है। ये हमारे शोल्डर में या कंधे में पाया जाता है। तो हम कंधे में एक बॉल होती है और एक सॉकेट, इस तरह की बोन का कुछ स्ट्रक्चर होता है जिससे हम चारों तरफ आपको अपने हाथ को घुमा सकते हैं। तो ये सारे जॉइंट हैं, इनको भी आपको पढ़ लेना है। किस राज्य में सबसे बड़ी तटरेखा है? तो आपको पता होगा गुजरात जो है सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है, लगभग 1600 किलोमीटर की इसमें क्या है? कोस्टल लाइन है गुजरात की। और यहाँ पर बंदरगाह भी है, कुछ सारे हैं, आपका कांडला जो है सी पोर्ट्स हैं। तो गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपके पिता की माता का पति, ये क्वेश्चन वैसे तो रीजनिंग का है, लेकिन कोई नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पिता जो है, पिता की माता यानी दादी, और दादी के पति हस्बैंड यहाँ पर दादाजी कहलाएंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप भी सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग में आपके काम आ सकते हैं। कोबरा, कॉमन क्रेट, रसेल वाइपर, दुबोइया और अफाई, ये आपने जरूर सी टेट में पढ़ा होगा। ये आपकी 4th और 5th की ईवीएस में मिल जाएगा। ये किसकी प्रजातियां हैं? ये सांप की प्रजातियां हैं, स्नेक की। ये किसकी हैं? रेप्टाइल की हैं। आगे देखते हैं। पादपों के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की वाष्पनिक हानि होती है। वेपर जो है, आपको पता होगा पौधों में जो वेपर आता है, देखी होगी आपने, सुबह सुबह पेड़ों पर, पत्तियों पर बूंदें रहती हैं पानी की, उसकी वजह से क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर होता है। वो क्या कहलाता है? आपका वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। आपका क्या कहलाता है? ये ट्रांसपायरेशन कहलाता है। श्वसन नहीं है यहाँ पर, ये है ट्रांसपिरेशन, जो कि वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? आयोडीन, समुद्री खाद्य पदार्थ, आयरन, केला, अमरूद, विटामिन डी, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि विटामिन डी है हरी पत्तेदार सब्जियों में नहीं पाया जाता है। ये दूध, पनीर जो है और जो मीट होता है उसमें विटामिन डी पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में मल्टीविटामिन, जो बाकी विटामिन हैं वो पाई जाती हैं, विटामिन ए खास करके। बाकी इसके जो है सही उत्तर हैं, ऑप्शन नंबर सी जो था वो मैच नहीं था, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंटूर खेती कहाँ होती है? ये भी आपके एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन हैं, रेगिस्तान में होती है, पहाड़ी क्षेत्र में होती है, समतल जमीन में होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कंटूर जो खेती होती है वो पहाड़ी क्षेत्र में होती है। इसको हिंदी में आपको मैं बता दूं, कंटूर या इसको समोच्च रेखीय इस नाम से भी हम जानते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में पानी क्या है? पानी की कम जो है रुकता नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र में आपको पता है यदि वर्षा होगी तो पानी नीचे बह जाता है। उसको रोकने के लिए समोच्च रेखीय खेती या फिर उसमें बनाई जाती हैं इस तरह के खेत, जिसमें पानी रुक सके और पानी जो मृदा है, मिट्टी का कटाव भी रुक सके। तो पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी खेती होती है? कंटूर खेती होती है। लेखा क्या है? लेखा भी आपने पढ़ा होगा। लेखा जो है ये पशुओं के रहने का स्थल है, जो कि लेखा कहलाता है। तो पशु का आश्रय स्थल है, लेखा कहलाता है, एनिमल्स शेल्टर। आगे देखते हैं। मकर रेखा क्या है? ये भी आपको इंपॉर्टेंट, काफ़ी क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि ईवीएस में भी पूछे जाते हैं। तो मकर रेखा, कर्क रेखा आपने पढ़ी होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न। तो 23 एंड 1/2 जो है ये नॉर्थ में नहीं है, ये साउथ में है। और साउथ में ये 23 नहीं है, 23 होल 1/2, ये करेक्ट कर लीजिएगा। 23.5 डिग्री साउथ में जो है रेखा पाई जाती है अर्थ के। आपको अर्थ पता होगी, अर्थ होती है ये बीच में इक्वेटर होती है 0 डिग्री पर। और साउथ में ये 23 होल 1/2
ये जो कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ ये कैप्रिकॉर्न, और यही नॉर्थ में यदि होगी तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका 4 नंबर का ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला क्या है? तो ह्यूमन बॉडी की जो बायोकेमिकल लेबोरेटरी है वो कहलाती है आपका लीवर। तो लीवर में ही बहुत सारे आपके खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको इन्फेक्टेड किया जाता है लीवर में, और लीवर से एक बाइल जो जूस होता है, बाइल जूस निकलता है जो वसा का पाचन करता है, फैट को डाइजेस्ट कराता है। आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद, कानपुर, लखनऊ और कोलकाता, आपको चारों शहर काफ़ी फेमस हैं। किस लिए फेमस हैं? सूती वस्त्र उद्योग के लिए ये फेमस हैं। कॉटन टेक्सटाइल यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अहमदाबाद, कानपुर, लखनऊ और कोलकाता ये फेमस है। आगे देखते हैं, जल चक्र किससे संबंधित है? तो जल चक्र वाटर साइकिल आपने पढ़ा होगा कि पानी की कुल आयतन को बनाए रखने से, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन से, जल के आगत निर्गत से, उपयोग सभी से। ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आपने वाटर साइकिल को अच्छे से पढ़ा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृमि खाद जो होता है यह वर्मी कंपोस्ट है, अकार्बनिक है, जहरीला है, जैविक जैव उर्वरक है। बिल्कुल, ये ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ये ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर कहलाता है, वर्मी कंपोस्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक जो हैं विज्ञान के, ये ग्रेगर जॉन मेंडल कहलाते हैं। इन्होंने इस पर प्रयोग किए थे, और आता है ये क्वेश्चन कि किस पौधे पर करे थे? तो मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग करे थे। किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो इसे अनुवांशिकी के जो विज्ञान के जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बायो मैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन क्या कहलाता है? तो बायो मैग्निफिकेशन क्या है? ऊतकों में विषाक्त पदार्थ की जो बढ़ती सांद्रता है, इसे ही क्या कहा जाता है? बायो मैग्निफिकेशन कहा जाता है। इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ आर टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द टिश्यू ओवर टाइम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा लाए गए प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कौन सी महासागरीय परिचालन निर्मित होता है? आपने साइंस में जरूर इसे पढ़ा होगा कि जो गुरुत्वाकर्षण है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, ज्वार भाटा जैसी जो कि टाइड्स आते हैं समुद्र में, तो वो घटनाएं होती हैं किसके कारण? जो है सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल में लाल ग्रह है? इनको भी याद कर लेना आपको कि कौन से ग्रह का कलर कौन सा है। तो यहाँ पर जो लाल ग्रह है वो मंगल ग्रह को कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल यानी इसका अर्थ हुआ जो आपका मार्स है, ये कौन सा ग्रह माना जाता है? लाल। आगे देखते हैं, खरीफ फसलों को ऋतु की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। आपको पता होगा खरीफ की फसल कब जो है, जो वर्षा ऋतु के बाद आपको पता है ये बोई जाती है। तो वर्षा ऋतु की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसल कौन सी है? ये है खरीफ की फसल कहलाती है। ये हमने इसको डिस्कस किया है ऊपर वाले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह है? ड्वार्फ प्लेनेट किसको कहा जाता है? बुध को, शुक्र को, वरुण को या प्लूटो को? तो आपको अच्छे से पता होगा कि प्लूटो जो प्लेनेट है इसको ड्वार्फ या फिर बौना ग्रह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा युग्म सत्य है? आपको पता है ये ज्योग्राफी से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाते हैं ईवीएस में, इसलिए आपको ये टॉपिक भी कवर करने की ज़रूरत है, क्योंकि उस बार भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे। जो 80 नंबर का सब्जेक्ट का पोर्शन आया था केवीएस के एग्ज़ाम में। जो कि प्राइम मेरिडियन है उसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं, तो ये सत्य नहीं है। कर्क रेखा जो होती हैं वो अक्षांश रेखा है एक, बिल्कुल ये सही है। भूमध्य रेखा भी एक अक्षांश है, सही है। तो आपका जो प्रधान मध्याह्न है या मेरिडियन जो लाइन है, प्राइम मेरिडियन है, वो लॉन्गिट्यूड नहीं है, वो भी एक क्या है? वो आपकी यही लाइन है, कौन सी? लैटिट्यूड है। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर जो विकल्प 3 है इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आपको ये पढ़ने की ज़रूरत है, देशांतर, अक्षांश और कर्क रेखाएं जरूर आप पढ़ लीजिएगा कि इनका नंबर कितना होता है, क्योंकि अक्षांश कई बार रेखाएं यदि पूछा जाता है तो उनका नंबर होता है 179। यदि केवल उन्होंने पूछा है कि लैटिट्यूड क्या होते हैं कितने, तो 181 होते हैं, क्योंकि ये जो आपका
ऊपर का आर्कटिक है और नीचे का अंटार्कटिक, इसे एक पॉइंट के रूप में माना जाता है, इसीलिए 181 हो जाता है। और जब रेखाओं की बात करते हैं तो ये दो माइनस हो जाती हैं, 179। जब देशांतर रेखाओं की बात की जाए, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की, तो वो वो कितनी होती हैं, वो नंबर्स में 360 होती हैं, 360 होती हैं। ये आपको याद रख लेना है, गलती नहीं करनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें इसमें कि प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था, नेम ऑफ द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वॉज। तो मैं इसको बता दूं कि जो दुनिया का पहला था उसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। और यहाँ पर ये मेंशन कर लीजिएगा कि इंडिया, तो इंडिया का पहला प्रथम उपग्रह का नाम था, वो था आपका आर्यभट्ट। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन 2 है वो इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन में जब भी आएगा तो उसमें इंडिया लिखा रहेगा या विश्व में लिखा रहेगा। यदि विश्व में पूछता है तो उसका हो जाएगा स्पुतनिक फर्स्ट हो जाएगा, और इंडिया का प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो है वो है आर्यभट्ट था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन है कि विषुव दिन क्या होता है, व्हाट आर इक्विनॉक्स डे। तो जब दिन रात छोटे होते हैं, जब दिन वर्ष में बड़े होते हैं, जब दिन रात अधिक होते हैं, दिन रात समान होते हैं, तो जब दिन और रात बराबर हो जाते हैं उसको इक्विनॉक्स डे या विषुव दिन कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे, इस समय पर जो सूर्य होता है वो आपके इक्वेटर पर लंबवत चमकता है उस पर। और डेट क्या होती है आपकी 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 सितंबर को कौन सा दिन होते हैं, आपका विषुव कहलाते हैं, क्योंकि इस दिन जो है आपके दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को आपको ये डेट जरूर याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है। आपको पता होगा कि एक ग्रह है जिसको पृथ्वी की ट्विंस कहा जाता है। ट्विंस किसको कहा जाता है, शुक्र को। शुक्र का मतलब हो गया वीनस। वीनस को पृथ्वी की जो अर्थ है उसको ट्विंस कहा जाता है, इसीलिए इसका ग्रह जो इसका आकार भी है वो पृथ्वी के समान भी होता है। इसका सही आंसर है शुक्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लक्षद्वीप आपको पता होगा इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी है, अपने एकदम वेस्ट में पाई जाती है इंडिया के। तो कौन सा सागर है, अरब सागर है। अरब सागर में कौन सा स्थित है, लक्षद्वीप जो है। बिल्कुल आपको 24, आपको जो जो स्टेट हैं आपके 28 और 9 जो हैं यूनियन टेरिटरी हैं वो आपको याद कर लेनी है, ये एकदम लेटेस्ट है। जब आपका लद्दाख और कश्मीर, ये जो दो टेरिटरी जब बन गई हैं यूनियन टेरिटरी, तब इसकी संख्या 9 हो गई है। सौरमंडल के ग्रहों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सौरमंडल के जो ग्रह हैं, पृथ्वी को जल वाले ग्रह या नीले ग्रह के रूप में माना जाता है, ये भी ठीक है। बृहस्पति को शीतकालीन ग्रह भी माना जाता है, ठीक है। शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला है। ये तीनों उपरोक्त सभी जो हैं इसके सही उत्तर हो जाएंगे। सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है, आपको पता है पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि पानी जो है, पानी को बचाने के लिए, क्योंकि पानी जो होता है पहाड़ों पे बह जाता है पूरा, जिसका यूज़ नहीं हो पाता है, इसलिए सीढ़ीदार खेत बना करके उस पानी को रोका जाता है और मिट्टी भी रुकती है, कटाव उनका रुकता है मिट्टी का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उष्ण कटिबंध निम्नलिखित में से किस अक्षांश में स्थित है। आपको पता होगा कि जो टॉरिड जोन है, अर्थ जो है उसको इक्वेटर में बांटते हैं, तो ये 23 जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और मकर रेखा है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच का जो एरिया है वो माना जाता है उष्ण कटिबंधीय का, जो कि एक गर्म इलाका रहता है बाकी अर्थ की तुलना में। तो जो 23.5 पे आपको पता है उत्तर पे कौन सी है, कर्क है, और 23.5 दक्षिण पर कौन सी है, मकर है, इसीलिए इसका पहला आंसर जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो उष्ण कटिबंधीय कहाँ पाया जाता है, कर्क और मकर रेखा के बीच में। अगला देखते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या के विकास दर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत लागू है कि ये तो वैसे जीएस का क्वेश्चन है, उस बार भी 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं आपके करंट अफेयर से आए हुए थे। इससे जनसंख्या जो सेंसस वाले हैं 2011 की, उससे क्वेश्चन पूछे गए थे, इसीलिए ये जो टॉपिक है आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जरूर आप जनसंख्या जो टॉपिक है इसको पढ़ के जाइएगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आपके इससे फंसेंगे। तो आपकी जो 2001 से 2011 के दौरान जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो थी 17.64%। ये 17.64% जो है जनसंख्या वृद्धि दर हुई है, कब, 2001 से 2011 के दौरान।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि समानताएं 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाती हैं तो उनमें से कितने उत्तरी गोलार्ध में होंगी? तो उत्तरी गोलार्ध में पता है एक रेखाएं जो हैं, एक इक्वेटर लाइन रहती है, तो पॉइंट को गिना नहीं जाता लाइन, तो इसके ऊपर कितनी लाइन हो जाएंगी आपको पता है कितनी? 89 लाइन हो जाएंगी। तो 89 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रतिशत में वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस के लिए कौन सा सही है? आपको पता होगा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है वो 78% मानी जाती है। जो 78 है, 21% आपकी ऑक्सीजन गैस है और बाकी अदर गैसेस मिलती हैं आपके वायुमंडल में। आगे देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या के निम्नलिखित प्रतिशत में कौन सा सही है? तो भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो वो है 31.16%। इसे भी आपको याद रख लेना है, ये जो आपका आंकड़ा है जरूर इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानक मेरिडियन के रूप में किसको माना जाता है भारत की? तो भारत की मानक जो रेखा है, मेरिडियन है, वो कौन सी है? आपकी जो है आपकी 82.5 डिग्री पूर्व रेखा, जो कि इलाहाबाद की नैनी से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है, आपकी मानक मेरिडियन लाइन कहलाती है, स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन। आगे देखते हैं, टेरेस फार्मिंग का अभ्यास निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है? टेरेस वही आपका है जो कि पहाड़ी ढलानों में आपका किया जाता है, टेरेस फार्मिंग हिल स्लोप में किया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, आप इसके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 80 डिग्री पूर्व पर स्थानीय समय क्या होगा जब 20 डिग्री पूर्व पर स्थानीय समय 10 बजे हो? तो आपको पता होगा, ये मान लीजिए ये अर्थ मैंने बना दी 20 डिग्री पर, ये 20 डिग्री है और 80 डिग्री है। पहले आपका 20 डिग्री आएगा, फिर उसके बाद आएगा 80 डिग्री, क्योंकि देशांतर रेखा है, उसी के अकॉर्डिंग क्या है टाइम का चेंज होता है। आपको इसका अंतर देखना है, कितने डिग्री का अंतर है? 60 डिग्री का। 60 डिग्री के अंतर में आपको पता होगा कि 15 डिग्री का जब अंतर आता है देशांतर में, तो उसका समय कितना होता है? 1 आवर, 1 घंटे का अंतर आता है। तो 15 डिग्री में आपको पता है 1 घंटे का अंतर है, तो 60 डिग्री में 4 गुना, तो 4 घंटे का अंतर आ जाएगा। तो यदि 10 बजा है किसी जगह पे और 80 डिग्री है, तो वहां पर 4 घंटे का मतलब 2 बज जाएगा वहां पर दोपहर के। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप जरूर इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सवाल। आगे देखते हैं, मैदानी क्षेत्रों में सरल साधनों और अधिक श्रम का उपयोग करके भूमि के छोटे भूखंडों की खेती करने वाले किसानों को निम्नलिखित में से किस खेती में वर्गीकृत किया जाता है? तो स्मॉल प्लॉट्स यूजिंग सिंपल टूल्स, आपको पता होगा गांव में कुछ कुछ छोटे किसान रहते हैं, छोटे टूल्स का यूज करते हैं, अधिक श्रम का उपयोग करते हैं, तो वो खेती कौन सी कहलाती है? गहन निर्वाह कृषि कहलाती है, इंटेंसिव सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर, क्योंकि वो जो है खेती की जाती है सिर्फ अपने जीवन को गुजारने के लिए, उतना ही अनाज उसमें पैदा होता है जितना उन्हें ज़रूरत होती है खाने पीने के लिए, जिसमें उनका गुजारा चल जाता है, इसलिए इस खेती को गहन निर्वाह कृषि कहा जाता है। पृथ्वी और उसके वायुमंडल पर पानी के स्थानांतरण में निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है शामिल रहता है? अवक्षेपण, अपवाह, वायु, तापमान, वाष्पीकरण, संघनन, अवक्षेपण, अपवाह। तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं। तो इसका जो सही उत्तर है कि पानी का जो स्थानांतरण है, तो वाष्पीकरण पहले होता है, फिर संघनन होता है, उसके बाद अवक्षेपण, फिर उसके बाद अपवाह। अपवाह का मतलब होता है पानी का कई भागों में बंट जाना। अवक्षेपण का मतलब होता है नीचे जब आप देख सकते हैं क्या है इसकी इंग्लिश जो है प्रेसिपिटेशन, मतलब वर्षण, वर्षा को बोलते हैं अवक्षेपण। पानी का पहले वाष्पीकरण होता है आपको पता है, उसके बाद ठंडा होता है तो संघनन कहलाता है, फिर पानी जब बरसता है उसको अवक्षेपण कहते हैं। अपवाह का मतलब होता है पानी का कई धाराओं में बट जाना, अपवाह कहलाता है। तो पानी का स्थानांतरण इस तरीके से होता है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपको पता होगा कि राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद यदि बात करें कि इसके बाद कौन सा राज्य है, तो राजस्थान पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, जो कि क्षेत्रफल या एरिया की दृष्टि बेसिक पर सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है आपका महाराष्ट्र आता है।
महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर बड़ा राज्य है और चौथे नंबर पर अपना उत्तर प्रदेश आता है। तो यूपी जो है चौथे नंबर पर सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी भारत की समग्र साक्षरता दर है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत की साक्षरता दर कितनी थी 2011 के अनुसार। तो इसके ऑप्शन है कि 75.6%, 79, 64 या 74%। तो 2011 के अनुसार जो लिटरेसी रेट है इंडिया का वो है 74.04%, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। यदि बात करें हम कि पुरुषों की कितनी थी, तो मेल्स की जो लिटरेसी रेट थी 82.14% थी, और इसी के साथ साथ यदि फीमेल्स की पूछा जाए तो फीमेल्स की लिटरेसी रेट थी 65.46%, जो कि 2011 के अनुसार सेंसस के ये आंकड़े थे। तो ये था आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में बहुत सारे नए क्वेश्चंस मिले होंगे और इसी तरह की मैं मैराथन सीरीज़ लाता रहूँगा अलग अलग सब्जेक्ट की। और कंटिन्यू हमारी पेडागॉजी की तो वीडियो चल ही रही हैं, सीरीज़ चल रही है। तो यदि आप तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से केंद्रीय विद्यालय की और आप चाहते हैं कि कुछ ना कुछ आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती रहे, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि लगातार आपको केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड अपडेट और उसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल में मिलते रहते हैं। और अपने दोस्तों को शेयर करिए जो केंद्रीय विद्यालय एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और उम्मीद है जो हमारी वीडियोज़ हैं काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि आप जब वीडियोज़ देखेंगे आपको खुद ही लगेगा कि सारे जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो हैं हम आपकी प्रैक्टिस कराते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।